हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पूर्व दर्पण में। 18 अक्टूबर के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम लोग तीनों शिफ्ट का एक साथ पेपर एनालिसिस को देखने वाले हैं। उससे पहले आपने अगर स्टडी पूर्व दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देख कर चले जाते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में थोड़ी ना पैसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन निकलती है। क्या निकलती है? नर्मदा और सोन करेक्ट आंसर हो जाता है। और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश। तो नर्मदा और सोन करेक्ट आंसर हो जाता है। और देख लेते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलता है। जैसे है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है। जबकि सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से निकलती है। झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है। चिनाब नदी लाहौल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा से निकलती है। जबकि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। जबकि ब्यास नदी ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। यमुना नदी बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलता है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा से धौलागिरी पर्वत से निकलती है। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। जबकि बेतवा नदी ये भी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। केन नदी सतना जनपद से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलता है। और अगला देख लेते हैं, गोदावरी नदी नासिक के पश्चिमी घाट में त्रिम्बकक की पहाड़ी से निकलता है। जबकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलता है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। यही पूछा गया था, नर्मदा और सोन। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट से निकलता है। जबकि महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहोवा के निकट से निकलता है। तो ये रहा सारी नदियों का डिस्कशन एक साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यौगिक किसे कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन था, यौगिक किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। और यौगिक का एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं। जैसे हो गया जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सब यौगिक के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगरीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सिंगरीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सिंगरीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाता है। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान को भी देख लेते हैं। जैसे हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इसको देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी और सिम्बाल बारा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। सिटी फॉरेस्ट, दचीग्राम, किश्तवाड़ा, ये सब तीनों जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कालेश्वर सुल्तानपुर हरियाणा में स्थित है। मुकंदरा हिल्स मरुस्थलीय, केवलादेव घाना, रणथंभौर तथा सरिस्का, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। बालपक्रम तथा नौकरेक मेघालय में स्थित है। मावलिंग तथा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डिब्रू सखवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। जबकि इटांकी जो है नागालैंड में स्थित है। बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। और देख लेते हैं,
उड़ीसा में जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उड़ीसा में है। चांदोली, गोगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, तड़ोबा, ये सब जो है महाराष्ट्र में स्थित है। वनसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है गुजरात में स्थित है। जबकि महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। अंसी, बांदीपुर, बंडेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी, ये पांचों जो है कर्नाटक में स्थित है। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मुगरावेनी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तेलंगाना में स्थित है। पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर, ये सब आंध्र प्रदेश में स्थित है। बुक्सा, घोरमरा, नवेरा वैली, सिंगलीला, यही पूछा गया था। सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा, ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। जबकि किबुल लमजाओ मणिपुर में स्थित है। और कुछ देख लेते हैं। केरल में देख लेते हैं कौन कौन है। अनाईमुड़ी, इराविकेलम, मथिकतल 16, परम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सब जो है केरल में स्थित है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मनार मेरी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। अंडमान निकोबार का देख लेते हैं। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गाल्थिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप, माउंट हेरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक और साउथ बटन, ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। ये रहा भारत का पूरा राष्ट्रीय उद्यान का डिस्कस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को कब मनाया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को कब मनाया गया। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2019 करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने के कारण हुआ था। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं महात्मा गांधी से बारे में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण में किया था। भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था, जबकि सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग रॉलेट सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से विचारों से प्रभावित थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे। एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे तथा खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक भी मानते थे। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा भी दिया, जिसका अर्थ होता है सभी का उदय और सभी का कल्याण। गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता कहा था। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाता। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और कौन सा नारा दिया गया था। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। और कुछ नारा देख लेते हैं। जैसे कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो या भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यही पूछा गया था दिल्ली चलो। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बजट किस तारीख को पेश किया जाता है। बजट किस तारीख को पेश किया जाता है। तो बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव में कितने जीत दर्ज किया गया था। आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव में कितने सीट पर जीत दर्ज किया गया था।
तो 92 सीट दर्ज किया गया था। तो 92 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि पंजाब में टोटल विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 117। 92 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भारिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता है। एक और जनजाति है सहरिया, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय काली और सतलज नदी के बीच में स्थित है। जबकि पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। जबकि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। तो काली और सतलज करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो केरल राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। केरल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर यही पूछा जाता 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वहाँ मेघालय करेक्ट हो जाता। तो यहाँ करेक्ट आंसर केरल हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ई श्रम कार्ड योजना किससे संबंधित है? ई श्रम कार्ड योजना किससे संबंधित है? ई श्रम कार्ड योजना 2022 में इसकी शुरुआत किया गया था। देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। ई श्रम कार्ड योजना केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए रोजगार एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वर्तमान में गोवा में कौन सी नंबर की विधानसभा चल रही है? अभी हाल फिलहाल यहाँ चुनाव भी हुआ था, इसीलिए इसको शायद पूछा गया। अभी वर्तमान में गोवा में कौन सी नंबर की विधानसभा चुनाव चल रही है? तो 8वीं करेक्ट आंसर हो जाता है। 8वीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोनालिका किस फसल की किस्म है? सोनालिका जो है किस फसल की किस्म है? तो सोनालिका गेहूं की फसल है। किसका? गेहूं की किस्म है। तो गेहूं करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ फसल के बारे में देख लेते हैं। गेहूं से संबंधित और कुछ किस्म को भी देख लेते हैं। जैसे हो गया लार्मा रोजो, सोनारा 64, मैकोरानी, VL 829, HS 420, ये सब जो है ये गेहूं की फसल है। ये सब जो गेहूं की फसल का किस्म है। जबकि धान की फसल के किस्म में भी देख लेते हैं, जया, साकेत, पूसा, सुगंधा, गोविंद, कावेरी, माही, सुगंधा, रत्ना, सुरजू, लुनीश्री इत्यादि जो है ये धान की किस्म है। मक्का की भी देख लेते हैं कुछ। मक्का का है प्रताप, पूसा अली, शंकर 5 और गिरजा, ये सब जो है मक्का की किस्म है। जबकि चने की किस्म है राधे, विशाल, उदय, सम्राट तथा पूसा, ये जो है चने की किस्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस सिंधु सभ्यता के स्थान से पाए गए थे? जूते हुए खेत का साक्ष्य किस सिंधु सभ्यता के स्थान से पाए गए थे? तो कालीबंगा से पाए गए। तो कालीबंगा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। कालीबंगा। और कुछ फैक्ट को भी देख लेते हैं, कहाँ से क्या पाया गया था। जैसे पूछा गया, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो मिले थे मेहरगढ़ से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा से मिले थे। गर्त आवास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से पर डे एक क्वेश्चन टच कर रहा है पर डे, तो एक्स्ट्रा फैक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला है, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगल एवं लोथल से प्राप्त हुआ था। युग्म समाधियों का प्रमाण पत्र कालीबंगल एवं लोथल से प्राप्त हुआ था। जबकि नक्शेदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ था। नर्तकों की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस क्वेश्चन को भी आज पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति प्राप्त हुआ था वो कौन सी धातु का था? तो कहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको भी पूछा गया था। एक ही PDF से 2 क्वेश्चन मिल चुका है। देखिए, नर्तकों की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से चला आ रहा है। जबकि शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में शुरू हुआ था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। जबकि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ था। और देख लेते हैं कुछ।
उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा हो जाएगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग जो अनाज था, जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया जो धातु था वो तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल और सुतकोतदा थे, सुतकोतदा। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा की राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा की राजधानी पिग्गट जी के द्वारा कहा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य की है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो केरल जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है और कितना है? तो 1084 है, तो केरल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, तो राजस्थान करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 9 से 19 वर्ष तक की आयु वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 9 से 19 वर्ष तक की आयु वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 41%। टोटल आबादी का 41% जो आबादी है 9 से 19 वर्ष तक की आयु का है, तो 41% करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेव किया हुआ फाइल को फिर से सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सेव किया हुआ फाइल को फिर से सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो सेव एज होता है। सेव एज करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना करेक्ट आंसर हो जाता। और यह कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में इसकी स्थापना किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सेला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो सेला नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। और छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा नृत्य है? पंडवानी, पंथी, कपाली, सुआ, ये सब जो है छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था? ये देखिए 17 या 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको क्वेश्चन को बताया था पूरा एकदम हूबहू। तो टोक्यो ओलंपिक 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर फेंका था। कितना? 87.58 मीटर करेक्ट हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत के द्वारा कुल 7 मेडल जीता गया था। कितना? भारत के द्वारा कुल 7 मेडल जीता गया था, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, जबकि 4 ब्रॉन्ज मेडल को जीता गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था, तो राणा सांगा करेक्ट आंसर हो जाता। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध को भी देख लेते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजयी बाबर हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें विजयी बाबर ही रहा था। जबकि घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ था। इन चारों युद्ध में विजयी जो था बाबर ही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था त्रिवेणी नहर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? त्रिवेणी नहर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिवेणी नहर परियोजना बिहार राज्य का है। किसका? बिहार करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह किस नदी पर है? गंडक नदी पर। गंडक नदी, क्या? गंडक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मलयालम नववर्ष में किस देवता का पूजा किया जाता है?
मलयालम नववर्ष में किस देवता का पूजा किया जाता है? तो मलयालम नववर्ष जो होता है उसको विशु कहते हैं। कौन सा त्यौहार? विशु। और ये जो है केरल राज्य का त्यौहार है। कहाँ का? केरल। तो विशु जो त्यौहार मनाया जाता है भगवान विष्णु के पूजा में मनाया जाता है। भगवान विष्णु करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हैथवे क्या है? हैथवे क्या है? तो हैथवे एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क सेवा है। क्या है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में भारत में सड़क परिवहन एवं निर्माण मंत्री कौन थे? 2021 में भारत में सड़क परिवहन और निर्माण मंत्री कौन थे? तो नितिन गडकरी थे। कौन? नितिन गडकरी करेक्ट आंसर हो जाता है। और वर्तमान समय भी नितिन गडकरी ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 10 जो है करेक्ट आंसर हो जाता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है कितना? 11। और वो 11वां कौन सा है? 11वां जो है शिक्षा के अधिकार को लास्ट में जोड़ा गया था। तो यहाँ 10 करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन टोटल जो है 11 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? तो 12 लोगों को दिया गया था। 12 जो है करेक्ट आंसर हो जाता। जबकि इससे पहले पूछा गया था 17 अक्टूबर को एग्जाम में पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को दिया गया था। याद रखिएगा 35। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MS वर्ड में पैराग्राफ को हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में पैराग्राफ को हटाने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Q। क्या होता है? Ctrl+Q करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितना? 7 चरण जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या 403 है। कितना? 403। तो 7 चरण करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। जबकि योगी आदित्यनाथ जो चुनाव लड़े थे कहाँ से लड़े थे? गोरखपुर से लड़े थे। इससे पहले एग्जाम में इसको पूछा गया था, गोरखपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का कौन सा फसल है जो मुख्य रूप से जीविका के तौर पर उगाया जाता है? भारत का कौन सा फसल है जो मुख्य रूप से जीविका के तौर पर उगाया जाता है? तो चावल को जीविका के तौर पर उगाया जाता है। चावल जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जोड़ा गया था? किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जोड़ा गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जोड़ा गया था। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है? मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है? तो पूरा बता देते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पूछा गया था एम, तो एम का मतलब क्या हो गया? माइक्रो। करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। कब? 8 अप्रैल 2015। इस योजना के तहत 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। कितना? 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपये ऋण दिया जाता है। जबकि किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। जबकि तरुण योजना के तहत 5 लाख से अधिक तक का लोन दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया रेपो रेट किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेपो रेट किसे कहते हैं? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेल डिलीट किए जाने पर कहाँ स्टोर होता है? मेल डिलीट किए जाने पर कहाँ स्टोर होता है? तो मेल डिलीट किए जाने पर जो स्टोर होता है कहाँ होता है? ट्रैश में स्टोर होता है। कहाँ? ट्रैश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव लगभग कितने सप्ताह तक मनाया गया था? आज़ादी का अमृत महोत्सव लगभग कितने सप्ताह तक मनाया गया था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक मनाया गया था। कितना? लगभग 75 सप्ताह करेक्ट आंसर हो जाता है। ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त तक चला था। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 15 अगस्त तक। तो 75 करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 1951 से लेकर 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ?
जनगणना 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों में से किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने रुपए की बजट पेश किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने रुपए की बजट पेश किया गया था। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमको नहीं मिला है। अगर आप लोग में से किसी के पास इसका जवाब हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खत्म हो चुका है। तो ये रहा 18 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एक साथ पेपर एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा भैया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।